वेलकम टू स्कूल एंड एकेडमिक सब्सक्राइबर्स। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। करो सर, कर दिया, चलो पढ़ाओ। दोस्तों, दुनिया के हर एक देश में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज करने या उस पर निगरानी करने के लिए एक सेंट्रल बैंक होती है और भारत की सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस वीडियो में आप जानेंगे एवरीथिंग, यानी कि सब कुछ अपनी सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। मैं हूं विनय चौहान और अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा अथाह ज्ञान का भंडारा। और आज का भंडारा होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत की सेंट्रल बैंक है और बैंकिंग इंडस्ट्री की रेगुलेटरी बॉडी। रेगुलेटरी बॉडी का मतलब होता है बैंकिंग इंडस्ट्री का हर एक काम आरबीआई के लाइसेंस के बाद, यानी कि आरबीआई के परमिशन के बाद ही होता है। जैसे कि नई बैंक का सेटअप करना, बैंक की नई ब्रांच खोलना, बैंक में लोन का मिनिमम रेट डिसाइड करना वगैरह वगैरह। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पैदा होने से पहले भारत में सेंट्रल बैंक का काम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किया करती थी। यार, ये इंपीरियल बैंक वही बैंक है जो कि बाद में चल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गई थी। तो ये मान लो कि पहले पुरानी वाली स्टेट बैंक ही इंडिया की सेंट्रल बैंक हुआ करती थी और तब के टाइम में भारत में अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था। तो 1920 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हिल्टन यंग कमीशन सेटअप किया, जो कि था रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। इसी कमीशन ने गवर्नमेंट को बोला कि देखो भाई, भारत में एक अलग से सेंट्रल बैंक खोलने की ज़रूरत है। तो 1927 में तब की लेजिस्लेटिव असेंबली में सेंट्रल बैंक बनाने के लिए बिल पेश किया गया, मगर सहमति ना बनने पर यह विड्रॉ कर लिया गया। इसके बाद 1931 में इंडियन सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी बनाई गई। इसके बाद 1933 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स का जो वाइट पेपर था उसमें भी रिजर्व बैंक बनाने की रिकमेंडेशंस दी गई। 1934 में एक फ्रेश बिल फिर से लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस किया गया। फाइनली बिल पास हो गया और गवर्नर जनरल की सहमति भी मिल गई। यही बिल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 और इसी कानून के तहत 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। चूंकि आरबीआई का यह कानून संसद में पास हुआ था, इसलिए इसे स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है ऐसा लॉ जो कि संसद में पास किया गया हो, उस लॉ को स्टैट्यूट बोलते हैं। और उस लॉ, उस कानून या उस स्टैट्यूट से जो कोई भी रेगुलेटरी बॉडी सेटअप करी जाती है उसे स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। तो स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडी होती है जो कि स्टैट्यूटरी लॉ के तहत सेटअप करी जाती है और स्टैट्यूटरी लॉ वो लॉ होता है जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है। अब यार, तुम लोगों का मत्था तुरंत टनकना चाहिए कि यार लॉ तो पार्लियामेंट में ही बनाए जाते हैं, क्या कोई और टाइप के लॉ भी होते हैं? क्या कोई और भी लॉ बना सकता है? क्या स्टैट्यूटरी बॉडी के अलावा कोई और टाइप की बॉडी भी होती है? तो दोस्तों, अपने इंडिया का जो सुप्रीम लॉ है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बोलते हैं। और जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सेटअप करी जाती है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोला जाता है। मगर ये अपनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टार्टिंग में आरबीआई गवर्नमेंट की नहीं थी, बल्कि यह एक प्राइवेटली ओन्ड बैंक थी और यह 5 करोड़ शेयर कैपिटल के साथ स्टार्ट करी गई थी, जिसमें कि पर शेयर की कीमत थी 100 रुपीज़। यानी कि 100 रुपीज़ के 5 लाख शेयर बनाए गए थे, जिसमें कि 4,97,800 शेयर प्राइवेट लोग ओन कर रहे थे और बाकी के बचे 2,200 गवर्नमेंट। इसलिए यह बैंक प्राइवेट बैंक हुआ करती थी। सबसे पहले आरबीआई का हेडक्वार्टर कोलकाता में हुआ करता था, लेकिन 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई शिफ्ट हो गया। आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे वो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ और जो पहले इंडियन गवर्नर थे वो बने थे सर सीडी देशमुख 1943 में और ये 1949 तक आरबीआई के गवर्नर रहे। 1938 में जनवरी में आरबीआई ने पहला नोट छापा, जो कि 5 रुपए का नोट हुआ करता था
और इसमें उस समय के यूके के राजा किंग जॉर्ज 6 का थोबड़ा छपा हुआ था। और ये रहा वो नोट। फिर उसी साल 1938 में 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये और 10,000 रुपये के नोट इशू किए गए। पहले इंडिया में सिल्वर कॉइन चलते थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर के टाइम सिल्वर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई, तो 1940 में आरबीआई ने सिल्वर कॉइन को रिप्लेस करके क्वार्टनरी सिल्वर एलॉय कॉइन बनाए। फिर 1947 में इनको भी रिप्लेस कर दिया गया विथ प्योर निकिल कॉइन के साथ। 1944 में पहली बार नोट के बीच में सिक्योरिटी थ्रेड डाला गया। ये वाला सिक्योरिटी थ्रेड जिसको तुम ऊपर नीचे करके यह पता करते हो कि किसी ने तुमको नकली नोट तो नहीं चिपका दिया है। तो फिर 1946 में 500, 1000 और 10,000 के हाई डिनोमिनेशन के नोट डीमोनेटाइज कर दिए गए। रीज़न वही था मोदी जी वाला ब्लैक मनी वाला, ताकि बोरो वाला रुपया न जमा किया जा सके। अब सोचो 10,000 का नोट चल रहा होता तो 10 नोट से 1 लाख रुपए कहीं भी आप डाल सकते हैं, कोने में किसी भी जेब में, है कि नहीं। अब यार दो इंटरेस्टिंग बात आरबीआई के बारे में और जान लो कि आरबीआई सिर्फ इंडिया की ही सेंट्रल बैंक नहीं रही है। तो पहली बात तो ये है कि 1947 तक आरबीआई म्यांमार, जिसको कि उस टाइम बर्मा बोलते थे, यहाँ की भी सेंट्रल बैंक हुआ करती थी। और दूसरी बात 15 अगस्त 1947 तब भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुए, तो 15 अगस्त 1947 से लेके 30 जून 1948 तक आरबीआई पाकिस्तान की भी सेंट्रल बैंक हुआ करती थी। तो आरबीआई इंडिया की सेंट्रल बैंक के अलावा म्यांमार और पाकिस्तान की भी सेंट्रल बैंक रह चुकी है। 1949 में 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948 के तहत आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया और तब से लेकर अब तक आरबीआई गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा पूरी तरह से ओन करी जाती है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो रीजनल रिप्रेजेंटेशंस के लिए इसके 4 लोकल बोर्ड्स हैं। नॉर्थ के लिए न्यू दिल्ली, साउथ के लिए चेन्नई, ईस्ट के लिए कोलकाता और वेस्ट के लिए मुंबई। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आरबीआई की मेन कमेटी है। आरबीआई में 21 सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो 4 साल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। इस बोर्ड में एक आरबीआई का गवर्नर होता है, 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं, 4 डायरेक्टर होते हैं आरबीआई के चारों रीजनल लोकल बोर्ड से, 2 आदमी होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से और ज़्यादातर ये इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी होता है। इसके अलावा बाकी के बचे हुए 10 डायरेक्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डिफरेंट फील्ड से अपॉइंट किए जाते हैं। आरबीआई का जो हेड होता है वो होता है गवर्नर, जो कि करंटली है शक्तिकांत दास, और इसके अलावा 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं। इस समय जो 4 डिप्यूटी गवर्नर हैं वो हैं टी रविशंकर, महेश कुमार जैन, एम राजेश्वर राव और माइकल डी पात्रा। तो यार ये तो थी आरबीआई की हिस्ट्री और उसके स्ट्रक्चर के बारे में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।